आज हम बात करेंगे भारतीय समाज संरचना में परिवर्तन समाजशास्त्र का जो बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है उसकी इकाई 4 या यूनिट 4 के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही रोचक और जो है हम कह सकते हैं अच्छा जो है ये इकाई है। और अगर आप लोगों ने मेरे पिछली जो है 3 यूनिट के बारे में वीडियो नहीं देखे तो आप अभी इस वीडियो को देखने से पहले इसके बाद वो वीडियो देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। चौथी यूनिट है भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं, यानी कि भारतीय समाज किन किन चीज़ों से बना है या भारतीय समाज की महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी है। यानी और मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था संस्था का मतलब होता है नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था, यानी वे कौन से नियम हैं, कौन से तौर तरीके जिनके आधार पर जो है समाज जो है कार्य करता है या संस्थाएं काम करती उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है जाति या जिसे हम बोलते हैं कास्ट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप सब जानते हैं, आप में से चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, हर एक व्यक्ति कोई न कोई जाति होती है। मगर अगर हम प्रश्न पूछें कि जाति क्या है या जाति का क्या महत्व है, तो इसके बारे में ज़्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ संक्षेप में बता रहा हूँ जाति की। अगर हम बात करें तो भारत में, बाकी दुनिया की अगर बात करें तो बाकी दुनिया में कहीं पर भी जाति व्यवस्थाएं नहीं है, केवल भारत में ही ये जाति प्रथा पाई जाती है या पाई जाती थी, ये कह सकते हैं। हालांकि पिछले जो है कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बदलाव आया जाति व्यवस्था के अंदर, मगर फिर भी जाति एक हमारा भारतीय समाज की एक आधारभूत स्तंभ कहा जा सकता है। जाति क्या है? जाति व्यक्तियों का वह समूह है जो जिसकी सदस्यता हमें जन्म से मिलती है। यानी जाति की जो मेंबरशिप अगर लेनी है तो उसके लिए हमें कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, कोई एप्लीकेशन नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होता। आप जिस परिवार में पैदा हुए, जिस परिवार में जो आपके माँ बाप की जो जाति है वही जाति आपकी रहेगी। आप चाहे कलेक्टर बन जाए, चाहे चपरासी बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, जाति व्यक्ति की नहीं बदली जाती है। मगर इस जाति के आधार पर भारतीय समाज के अंदर बहुत सारे आधारभूत स्तंभ रहे, जाति की एक व्यवस्था पाई जाती है। वो मैं आपको एक अगली यूनिट आएगी उसके अंदर मैं बताऊंगा। जाति के आधार पर कई लोगों को सुविधाएं मिलती है, कई लोगों को जो है उनकी निर्योग्यताएं, यानी उनको कुछ बंदिशों का भी उसमें जो है सामना करना पड़ा था। हालांकि वर्तमान में जो भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई जातिगत भेदभाव नहीं पाया जाता है, मगर फिर भी जाति जो है उसके आधार पर कहीं न कहीं कोई चीज़ें ये सारी पाई जाती है। अगर हम चुनावों की बात करें, भले ही जाति के बारे में जो है ऑफिशियल आधारभूत हम ये कह सकते हैं कि कानूनी मान्यता भले ही नहीं हो, मगर आज भी जो विवाह होते हैं वो सब जातियों के अंदर ही होते हैं। आमतौर पर कानून की तरफ से छूट है, आप किसी भी जाति किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं, मगर फिर भी अगर हम अपने आसपास के माहौल में देखें तो जो है लगभग 80% शादियाँ हम जाति के अंदर ही करते हैं। दूसरा, अगर हम चुनाव की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, चाहे कोई से भी राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल जो है भले ही ये कहता हो कि हम जो है जाति के आधार पर वोट नहीं देते, मगर वो सब जो है जातिगत आधार पर जो है टिकट देते हैं। इसके अलावा जनता भी जाति के आधार पर वोट देती है। तो ये जाति जो है एक महत्वपूर्ण समाज की, भारतीय समाज की एक आधारभूत स्तंभ कहा जा सकता है। जाति की क्या विशेषताएं हैं, जाति के क्या कार्य है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जाति का आप समझ में आ गया होगा। दूसरा है परिवार। परिवार किसे कहते हैं? परिवार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं परिवार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त जो है एक महिला और एक पुरुष का समूह है और जिन्हें बच्चे पैदा करने की अनुमति देती है और जो अपने बच्चों की या बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, वो चीज़ कहलाती है परिवार। ठीक है, अब परिवार पूरी दुनिया में पाया जाता है, जहाँ भी इंसान है वहाँ परिवार पाया जाता है। मगर भारत में और दूसरे देशों के परिवारों की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। भारत और एक और चीन की भी अगर हम इसमें जोड़ सकते हैं। भारत और चीन दो एक ऐसे देश हैं जहाँ पर संयुक्त परिवार पाए जाते थे। मैं थे बोल रहा हूँ, हम अभी भी हम ये मानते हैं भारत में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, मगर अब भारत में संयुक्त परिवार बहुत कम रह गए हैं। पर संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार का मतलब है जहाँ 3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हो, खान पान उनका एक साथ चलता हो, सारी गतिविधियाँ जो है किसी एक मुखिया के पास केंद्रित हो। आज भी हो सकता है एक ही घर के अंदर बहुत सारे परिवार भाई आपस में रहते हैं, 2-3 भाई रहते होंगे, चाचा ताऊ रहते हैं, मगर उनके सबके जो है भोजन अलग बनता है, उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता वो सब अलग अलग है। तो इसलिए हम उनको संयुक्त परिवार में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो
मगर जो है ये परिवार और जो है परिवार के क्या कार्य है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़े। बहुत आसान सा जो है हम ये चैप्टर कह सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया परिवार। तीसरा है हिंदू विवाह बदलते प्रतिमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो 80% से अधिक आबादी हिंदुओं की है इसके अंदर। और विवाह किसे कहते हैं? विवाह से ही परिवार का निर्माण होता है। और विवाह भी जो है एक समाज के द्वारा एक नियम बनाए जाते हैं कि एक महिला और एक पुरुष जो है आपस में परिवार बनाने की उनको अनुमति मिलती है, उनको यौन संबंधों की स्वीकृति मिलती है, वो विवाह के अंतर्गत। विवाह की परिभाषा की बात करें और हिंदू विवाह क्या है, बाकी विवाह जैसे मुस्लिम विवाह और ईसाई विवाह की बात करें और हिंदू विवाह में अंतर की बात करें तो एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि हिंदू विवाह को एक संस्कार माना गया है, जबकि बाकी धर्मों के अंदर जो है विवाह को संस्कार नहीं मान करके एक समझौता माना गया। जैसे ईसाई धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, हर एक में इसको समझौता माना गया। आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत जानकारी है, अगर टीवी फिल्में देखी है, अगर आपके कोई मुस्लिम दोस्त तो आपको पता होगा कि मुसलमानों में जो निकाह होता है उसमें 2 गवाहों के साइन होते हैं, जबकि हिंदू विवाह में कोई साइन कुछ नहीं होता। और हम ये मानते हैं कि हिंदू विवाह जो है 7 जन्मों का पवित्र बंधन है, इसमें इस एक बार शादी होने के बाद इसको तोड़ नहीं सकते हैं। कानून हालांकि हमें अनुमति देता, मगर मैं एक और चीज़ मैं आपको वापस क्लियर कर दूं कि कानून अलग चीज़ होती है और समाज के रीति रिवाज परंपराएं अलग होती है। और दोनों में हो सकता कई दफ़े आपस में टकराहट भी उत्पन्न हो जाए। जैसे मैंने अभी जाति के बारे में बताया था कि कानून ये कहता है किसी भी जाति में शादी कर सकते हैं, मगर हमारा जो सामाजिक सिद्धांत है वो हमें इसके लिए जो है मना करता आ रही। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी बहुत सारी जगह ऑनर किलिंग और इस तरह की घटनाएं सामने आती है। तो खैर वो अलग बात है, वो जब आएगा तब। तो विवाह, हिंदू विवाह का मतलब समझ में आ गया आपको, ये एक संस्कार है। और मगर अब जैसा कि इसमें आगे लिखा है बदलते प्रतिमान, यानी कि विवाह के अंदर हिंदू विवाह में पिछले कुछ सालों में क्या परिवर्तन आए, क्या बदलाव आए, उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। विवाह जैसा एक बहुत बड़ा बदलाव तो आपको ये भी पता चला होगा कि पहले तलाक नहीं होते थे, मगर अब तलाक को क्योंकि कानूनी मान्यता मिली है तो एक व्यक्ति जो है अपने जो साथी है उससे तलाक भी ले सकता है। उसको सरकार इसको समझौता मतलब सरकार कानून उसको जो है इसमें प्रावधान कर रखा है, जबकि हिंदू विवाह के अंदर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। तो ये इसके अंदर चैप्टर है। इसी यूनिट के अंदर चौथी यूनिट में आखिरी जो चैप्टर है वो है नातेदारी, अंग्रेजी में बोलते हैं किनशिप। नातेदारी शब्द आप लोगों ने जो है बहुत सुना है, मगर जो है और हम आम बोलचाल में बोलते हैं रिश्ते नाते ये सारी चीज़ें। तो नातेदारी किसे कहते हैं? नातेदारी की अगर परिभाषा की बात करें तो बहुत सीधी सी बात है, नातेदारी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध। एक और चीज़ है, कोई भी जो संबंध है वो समाज ने अगर मान्यता दी है तभी उसको हम इसके अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे परिवार है, यानी एक आदमी एक पुरुष जो है, एक औरत एक आदमी मिलकर के भी जो है परिवार का निर्माण कर सकते हैं। जब तक उनको जो है समाज के द्वारा मान्यता नहीं मिले तब तक वो जो है उनको अवैध जो है कहलाया जाए। जैसे आप लोगों ने अखबारों में हम पढ़ते हैं अवैध संतान। तो अवैध संतान क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने वैवाहिक जो है जीवन की शुरुआत सामाजिक मान्यताओं के आधार पर नहीं करी थी, इसलिए हम उसको ये बोलते हैं। तो नातेदारी क्या हो गया? नातेदारी समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वे सिद्धांत जो वापस मैं बोल रहा हूँ, नातेदारी जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध है जो रक्त के आधार पर होते हैं। मैं लिख देता हूँ आप लोगों को समझ में आने के लिए। पहला कि हमारे रक्त संबंध होते हैं या विवाह के द्वारा बनाए जाते हैं। 2 प्रकार के संबंध हो गए। खून का संबंध जैसा हम बोलते हैं, यानी हमारा जो संबंध है माता पिता भाई बहन दादा दादी नाना नानी, इन सब से हमारा संबंध कौन सा है? खून का संबंध है। दूसरा संबंध होता है विवाह संबंध। विवाह संबंध जैसे आपके माता पिता है वो आपस में जो रक्त संबंधी नहीं, वो वैवाहिक संबंधी, यानी हमारी जिसके साथ शादी होती है वो वैवाहिक संबंधी कहलाता है। तो ये 2 संबंध हो गए पूरी दुनिया में नातेदारी के, ये 2 प्रकार। इसके अलावा और भी नातेदारी एक और प्रकार होता है और वो है गोद लेना, यानी आप लोगों ने देखा होगा गोद या दत्तक। इसमें क्या होता है, जैसे हिंदुओं के अंदर अगर बात करें तो जिनके बच्चा पैदा नहीं होता है तो वो किसी और बच्चे को गोद ले लेते हैं ना, तो उसका भी अधिकार पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं जो रक्त वाला जो बच्चा है
उसका जो अधिकार है वो कोई अधिकार गोद लिए हुए या दत्तक पुत्र के होते हैं। तो नातेदारी और नातेदारी के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, मगर मोटे तौर पर नातेदारी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वे रिश्तेदारियाँ जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जो खून के संबंध होता है या विवाह द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, या गोद या जो है पैतृक संबंध क्या नाम दत्तक संबंध के आधार पर बनते हैं, उसे हम नातेदारी कहते हैं। और नातेदारी के 3 प्रकार हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये इसके अंदर आप जब आएंगे पढ़ेंगे तब ये आएगा। तो मेरे ख्याल से ये आज की यूनिट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई शंका समाधान हो तो आप इसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।